हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर को, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए हम आज देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। तो श्रम विभाजन का मतलब होता है, श्रम का मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बांटना। यानी श्रम विभाजन का मतलब हो गया काम को बांटना। और जाति प्रथा, जाति प्रथा का मतलब होता है जाति के आधार पर। यानी कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि काम को बांटा जाता है किसके आधार पर? जाति के आधार पर। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जाति के आधार पर काम को बांटना। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जाति के आधार पर किस तरह से काम को बांटा गया है। इसके जो लेखक है ये हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जैसे कि जो पहले के रीति रिवाज था कि अगर कोई आदमी लोहार है, अगर कोई आदमी लोहार है और उसके घर में अगर जो बच्चा होता है वो भी क्या करेगा? बड़ा होकर लोहा का काम करेगा, यानी कि वो भी बड़ा होकर लोहार ही बनेगा। ये पहले का रीति रिवाज था। यानी कि जाति के आधार पर उस काम को बांट दिया जाता था कि अगर कोई भी पहले से जाति में अगर वो लोहार है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी उसी काम को करेगा, लोहा वाला। अगर कोई आदमी बढ़ई है यानी लकड़ी का काम करता है तो उसका घर में जो बच्चा होगा वो भी बढ़ई का काम करेगा। यानी अगर कोई आदमी चमड़ा का काम करता है यानी कि चमार है तो वो भी उसके घर में भी अगर जो बच्चा होगा वो भी चमड़ा का काम करेगा। अगर कोई आदमी मल्हार है यानी कि मछली मारता है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी बड़ा होकर मछली मारेगा। इस तरह से पहले रीति रिवाज था कि अगर जिस घर में जो व्यक्ति पैदा लेता है उसी काम को वो करता है। इसी को बोला जाता है जाति के आधार पर काम का बांटना। यानी कि जिस जाति में जो पैदा लिया है वही काम वह करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए लेखक के बारे में पहले जानते हैं। इनके जो लेखक है वो हमारे हैं भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। संविधान का निर्माता, यह आपको पता होगा कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं जो संविधान को लिखे हैं। अब बताइए तो संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो संविधान को लिखने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान लिखाया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसके रूप में हम क्या करते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने संविधान को लिखा है, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये आपका महू है, मध्य प्रदेश में एक जगह महू पड़ता है, वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से कहाँ पे गए? लंदन। यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए पहले गए ये न्यूयॉर्क में और उसके बाद ये गए लंदन में। वहां पे इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक यानी कि बिना थके हुए संघर्ष किया। यानी कि कुछ दिनों तक उन्होंने क्या किया? वकालत किया।
उसके बाद उन्होंने राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी राजनीतिक में भी उन्होंने कुछ भूमिका निभाई। फिर अछूत, जो नीची जाति के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे उसके लिए, जो स्त्री थी उसके लिए, जो मजदूर लोग थे उसको उनके लिए उन्होंने बहुत हद तक संघर्ष किया। और इनका निधन हो गया 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। यानी कि हमने देखा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? पहले न्यूयॉर्क गए और उसके बाद लंदन गए। कुछ दिनों तक इन्होंने वकालत की। वकालत के बाद जो नीची जाति के लोग थे, यानी अछूत थे, स्थिर थे और मजदूर लोग थे, उनके लिए बहुत संघर्ष किए। और इनका निधन कब हो गया? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इन्होंने कुछ प्रमुख किताबें लिखी है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें पहला है द कास्ट ऑफ इंडिया, देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इसी बुक का नाम है द कास्ट ऑफ इंडिया, का ही नाम है देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो बुक है हुआर सुद्रास, इन्होंने यह बुक भी लिखी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। फिर क्या लिखा है? बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी बुक इन्होंने लिखा है। फिर लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो आपका बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी बुक से लिया गया है। ये आपका जो भी चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही आपका ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस बुक से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। फिर और इन्होंने लिखा है द अनटचेबल, उनके बाद इन्होंने लिखा है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस, एक और बुक लिखा है। फिर लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ये बुक भी लिखा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, इसलिए उनको बोला जाता है संविधान का निर्माता। ठीक, इतना सारा बुक इन्होंने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला बुक था कास्ट ऑफ इंडिया, सुद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही हमारा ये चैप्टर लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। द अनटचेबल, उसके बाद है द एवोल्यूशन एंड प्रोविजनल फाइनेंस, फिर है राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, और उसके बाद यह आपका भारत का संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो इस कहानी में आपको पढ़ना है, सबसे पहले देखिए कि पाठ परिचय, यानी कि इस कहानी में हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का अंश है, यानी कि हमने अभी बताया कि ये जो आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था, उसी से यह चैप्टर लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह भाषण लाहौर जाति पांति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। ये जो भाषण था वो आपका लाहौर के जाति पांति तोरक मंडल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ था, आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, यानी कि जो आयोजित कर रहे थे उनकी सहमति नहीं बना और फिर यह भाषण नहीं हो पाया और इसे पढ़ा न जा सका। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने जातिवाद के आधार पर
की जाने वाली असमानताओं का विरोध किया है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने जातिवाद के आधार पर जो असमानताएं की जाती है उनका विरोध किया है। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया है। यानी कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए मानवता, मानवता का मतलब होता है कि एक साथ सभी लोग मिलकर रहें, इनका प्रयत्न किया है। उसके बाद सामाजिक सद्भावना, यानी कि सभी जितने भी धर्म के लोग हैं एक समाज में रह सके, भाई भाई के जैसे रह सके और वो स्वतंत्र होकर कोई भी काम कर सके, इनका इन्होंने प्रयत्न किया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना आवश्यक है। अगर हमको आदर्श समाज बनाना है, आदर्श समाज कहने का मतलब होता है कि हमको अच्छा समाज जिसे लोग अच्छा कहे, अगर वो बनाना है तो हम लोगों को समानता मिलना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, और भाईचारा होना चाहिए, यानी मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम के जैसे हम काम कर सकते हैं। यानी कि लेखक ने क्या किया है, जाति के आधार पर, जो जाति के आधार पर पहले क्या होता था कि अगर आप ऊंची जाति के हैं तो आपको, और आप पहले क्या होता था कि जब ऊंची जाति के लोग जो होते थे वो नीची जाति के लोगों को बहुत कुछ नहीं कर देते थे। यानी कि अगर कोई भी ऊंची जाति के लोग हैं उनके पास अगर कुआं है तो वो नीची जाति के लोगों को नहीं भरने देते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानताओं के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि ये जो आपका चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसमें लेखक ने क्या किया है, जो जाति के आधार पर असमानताएं दिखाई जाती है उन पे अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि जो पहले के लोग क्या होते थे कि अगर जो आदमी, मान के चलिए अभी हमने क्या देखा कि जो आदमी लकड़ी का काम करता है, यानी जो बढ़ई है, यानी कि वो जो जाति से बढ़ई है वो सिर्फ लकड़ी का ही काम करेगा, उसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करेगा। यानी कि जाति के आधार पर असमानताएं का होना कि अगर कोई आदमी लकड़ी का काम करता है, यानी अगर वो बढ़ई है तो वो सिर्फ लकड़ी का काम करेगा। अगर कोई आदमी लोहा का काम करता है, यानी कि वो लोहार है, तो वो सिर्फ लोहा का काम करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। यानी जाति के आधार पर क्या होता था, असमानता होता था। अपना विचार प्रकट किया। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। यानी जातिवाद के कटु समर्थक कहने का मतलब अभी भी है जो लोग वो जातिवाद को बहुत मानते हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। देखिए समझते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजक, यानी कि कुछ कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप बढ़ई है तो आप लकड़ी का जो काम है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बढ़ई है। अगर आप लोहार है तो आप लोहा वाला काम अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि श्रम विभाजन के लिए कार्य कुशलता, यानी कि अगर आप बढ़ई है तो लकड़ी का काम में आप बहुत माहिर है, अगर आप लोहार है तो आप लोहा के काम में बहुत माहिर है, यानी कि जो आप काम कीजिएगा वो काम बहुत उचित होगा। ये कौन कहते थे, ये जातिवाद के जो कटु समर्थक थे वो कहते थे कि जो जाति के लोग हैं उनको वही काम करने दो, क्यों, क्योंकि वो उस काम में माहिर है। यानी कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। मतलब अगर अच्छा से काम अगर करवाना है आपको तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, श्रम विभाजन करना जरूरी होगा, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है।
यानी जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप किए हुए है। चलिए समझते हैं ये श्रमिक विभाजन क्या है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक जो आदमी है वो नीची जाति का है, नीची जाति का है, ठीक, मान लेते हैं नीची जाति कहने का मतलब है कि वह मछली पकड़ता है यानी मलाह है, तो वो मछली पकड़ने में माहिर है। लेकिन अगर उसका जो बच्चा हुआ उसको मछली पकड़ना नहीं आता है, मछली पकड़ना नहीं आता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है और वह क्या करना जानता है, मान के चलिए कि वह कोई और दूसरा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि वह घर का डिजाइन बहुत अच्छे से कर देता है, क्योंकि वह जाति से मलाह है। उनके जो भी गार्जियन है वो मछली पकड़ते थे, लेकिन उनके घर में एक बच्चा हुआ जिसको मछली पकड़ना आता ही नहीं है, तो वो क्या करता है, घर बहुत अच्छा बना पाता है। यानी कि वो किस में माहिर है, घर बनाने में माहिर है। यानी कि लेकिन पहले के लोग क्या करते थे कि अगर तुम मलाह के घर में पैदा हुआ है तो तुमको घर नहीं बनाना है बाबू, क्या करना है, मछली पकड़ना है, ठीक है। यानी कि ये लड़का जो है जो घर बनाने में माहिर है, ये क्या है, एक श्रमिक है। श्रमिक का मतलब होता है काम करने वाला, ये श्रमिक है। अब श्रमिक का भी विभाजन हो गया है, यानी कि जाति के आधार पर काम करने वाला को भी बांटा गया है। यानी कि अब जिसमें माहिर है वो नहीं कर सकते हैं, जो आपका कास्ट है सिर्फ आपको वही करना है। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए ना कि श्रम विभाजन का मतलब क्या हो। श्रम विभाजन का मतलब हुआ कि जो जाति प्रथा है, जो जाति विभाजन है, जाति विभाजन श्रमिक को भी विभाजन कर देता है। यानी कि अगर जिस जाति के आप हैं तो उसी जाति का काम करना है, या तो आपको पसंद हो या न हो, आप माहिर हो या न हो, आपको दूसरा काम आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको वही करना है जो आपके जाति में लोग करते हैं। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। यानी कि जो आपके जातिवाद के कटु समर्थक है वो कहते हैं सभ्य समाज के लिए जातिवाद आवश्यक है। मतलब सभ्य मतलब होता है अच्छा समाज। अगर आपको अच्छा समाज बनाना है तो जातिवाद के आधार पे काम करना होगा। यानी कि अगर आप जिस जाति के हैं उसी जाति का अगर काम करिएगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यानी कि वह समाज अच्छा समाज कहलाएगा, ये बोलते थे। परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का यहाँ पे एक सेकेंड, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जैसे कि देखिए, अगर हम इसको साफ कर देते हैं, एक मिनट, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेकिन क्या किया जाता था भारत में, जाति के आधार पे एक बोला जाता था कि आप छोटी जाति के लोग हैं और आप बड़ी जाति के लोग हैं। यानी कि बोला जाता है कि आप अगर सोनार का काम करते हैं तो आप बड़ी जाति हो गए, अगर आप लोहार का काम करते हैं तो आप छोटी जाति हो गए। यानी कि श्रमिक जाति प्रथा के आधार पर क्या किया जाता था, विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करा दिया जाता था। यानी कि जो सोना का काम करेगा वो ऊंची जाति हो गया, लेकिन अगर वही लोहा का काम करेगा वो नीची जाति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पे काम का जो बंटवारा भारत में हो रहा है वो विश्व के किसी भी समाज में नहीं हो रहा है। यानी कि काम का बंटवारा भारत में किस आधार पे हो रहा है, जाति के आधार पे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है
क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। जो जाति प्रथा होता है, जैसे कि देखिए ये सब जो लोग हैं या ये बच्चा जो है, इसको मन है या नहीं है, लेकिन ये वही काम कर रहे हैं जो इसके पिताजी कर रहे हैं। अगर ये इनके पिताजी है जो लोहे का काम कर रहा है, तो इसका जो बेटा है, ये बच्चा जो है, इसको भी वही काम करने को पड़ रहा है, इसका मन हो या न हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। यानी कि सक्षम समाज मतलब कि अगर आपको अच्छा समाज या विकसित समाज बनाना है, तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे बच्चे को जिनको जिसमें रुचि होती है, उनको वही काम करने देना चाहिए। कि अगर उसको रुचि अगर साइंस के कुछ बातों को जानने में है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको साइंस के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वो क्या बने आगे जाके, साइंटिस्ट बने। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत के लिए एपीजे अब्दुल कलाम क्या था, यानी कि जिस बच्चे को जिसमें रुचि होगी उसको वही काम करने दिया जाए, या कि उसमें क्षमता होगी, अगर उसमें क्षमता होगी वही आपको करने देना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये जो समाज था पहले, ये समाज क्या करता था कि माता पिता को मजबूर किया जाता था कि अपने बेटे को वही काम करने दो जो तुम कर रहे हो। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर लिया जाता था। यानी कि अगर महिलाएं गर्भवती है, उसी समय उसके पेट में जो बच्चा है उसको पता हो जाता था सभी को कि इसके पेट में जो बच्चा है वही काम करेगा जो इनके पिताजी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। यानी जो जाति प्रथा है वो दोषपूर्ण पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, मतलब जो आप काम कर रहे हैं ये अच्छा है खराब है वो नहीं बताता है। ये क्या करता है कि मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देता है। यानी कि अगर आप इस फील्ड में उतर गए बाबू, तो यही काम आपको जीवन भर करना है जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसीलिए बोला जाता था कि जाति प्रथा को जल्दी से हटाया जाए। यानी कि अगर जाति प्रथा रहेगा तो जो लोग अगर किसी भी काम में माहिर है उनको भी वही काम करना पड़ता जो उनकी जाति है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता तो लोग उसको भूखे मारने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। यानी कि गलती से अगर ये लोहार का बच्चा क्या कर लेता, अगर लकड़ी का काम कर लेता तो उससे कोई अपना काम नहीं करवाता, ये बेरोजगार हो जाता। बेरोजगार होने के कारण क्या होता, इसको भूखे मरना पड़ता। यानी कि पहले के लोग बहुत कट्टर थे, यानी कि अगर आप जिस जाति में पैदा लिए हैं उसी जाति का आपको काम करना है। अगर दूसरे काम आप किए तो आपसे कोई काम करवाएगा ही नहीं। अगर आपसे कोई काम नहीं करवाएगा तो आपको क्या करना होगा, आप बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए आप, यानी कि आपको भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वे बेरोजगार हो जाते थे। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। जो हमारा हिंदू धर्म है उसको हिंदू धर्म में ऐसा नहीं बोला जाता है कि जाति प्रथा के आधार पे आप काम को बांटिए। हिंदू प्रथा ये कौन बना, ये हम लोग बना है जाति को, कि आप इस जाति का रहिएगा, आप इस जाति। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं बोला जाता है। जो उसका प्रैतिक है पेशा है, यानी कि जो पिता का पेशा है, पैतृक पेशा न हो, भले वो उसमें माहिर या पारंगत क्यों न हो, अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार आपके पिता का ही पेशा आपको अपनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ तक हमने जाना कि यहाँ तक सिर्फ यही बोला गया है कि अगर आप किसी भी काम में माहिर हो लेकिन उससे किसी भी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पिता जिस
जाति से बिलोंग करते हैं, जो आपके पिता काम करते हैं वही काम आपको भी करना है। अगर आप और किसी का काम करते हैं तो आप बेरोजगार हो जाइएगा, कोई भी आदमी आपसे काम नहीं करवाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। यानी कि अगर पेशा परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो गया, बेरोजगारी हो गई। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। यानी लेखक का कहना है कि अगर आप पेशा नहीं बदलिएगा तो आप बेरोजगार हो जाइएगा। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन, यानी जाति प्रथा के आधार पर अगर आप काम को बांटते हैं तो किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर होता है, सिर्फ किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। यानी जाति के आधार पर अगर आप काम को बांटते हैं तो जो लोग हैं वे स्वेच्छा से तो काम करेंगे नहीं, यानी कि उसको उस काम में रुचि नहीं होती है, वो मजबूरी में करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मा शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। यानी जो जाति प्रथा से किया गया जो काम होता है वो आदमी को पूरी तरह से जकड़कर कमजोर बना देता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने पिता के पेशे में बंध जाना पड़ता है। यानी जाति प्रथा मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, जो आपके पिताजी कर रहे हैं वही आपको करना होगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो और न दिमाग, यानी कि आपके पिताजी जो काम कर रहे हैं वही काम आपको करने के लिए बोला गया है, उस काम में ना तो आपको दिल लग रहा है और ना दिमाग, यानी कि सिर्फ आप चुपचाप एक मरे हुए शरीर के जैसे आप सिर्फ काम कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ भी आप उसमें माहिर नहीं हो सकते। इसलिए लेखक कहते हैं कि अर्थात पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि जाति के आधार पे काम को बांटा गया। अगर जाति के आधार पे काम को बांटा गया है, आपको जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में आप एक्सपर्ट है, वो आप काम नहीं कर सकते हैं, जो आपके जाति में लोग करते हैं वही काम आप कर सकते हैं। चलिए, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, आदर्श समाज का मतलब होता है अच्छा समाज, यानी कि आपको और भी देशों में बोले कि जो इनका समाज है बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना होगा, ये जाति प्रथा को हटा करके स्वतंत्रता, उनको समानता देना होगा, उनको भाईचारा देना होगा। इन सबको आपने महत्व दिया तो जो समाज बनेगा वो अच्छा बनेगा। यानी कि जिस आदमी को जिस काम में रुचि है उस काम को करने दिया जाए। लेखक भाईचारे की तुलना पानी दूध के मिश्रण से क्या करते हैं, यानी कि अगर भाईचारा रहेगा, यानी पानी दूध को मिला दिया जाए तो आपको, एक सेकंड, लेखक भाईचारे की तुलना पानी दूध के मिश्रण से क्या करते हैं, ये भाईचारे दूसरा लोकतंत्र है। यानी अगर आप भाईचारा अपनाते हैं तो ये लोकतंत्र का दूसरा मतलब कि भाईचारे का दूसरा लोकतंत्र है। यानी कि अगर आप भाईचारे से किसी भी काम को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा
और सम्मान की भावना रखना चाहिए, यानी कि आप एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सम्मान रखिए। ऊंची और नीची कुछ नहीं होती है, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जाए। यानी अगर आप सम्मान और श्रद्धा का भाव रखिएगा कि अगर आप बड़े लोग हैं, अगर आप छोटे जो लोग होते हैं, छोटे लोग कहने का मतलब बड़े कास्ट के लोग, बड़े जाति के लोग, वो छोटे जाति के लोग को अगर श्रद्धा और सम्मान की नज़र से देखते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे जाति प्रथा खत्म होगी या जाति प्रथा खत्म होगी। तो जो हमारा समाज है वो आदर्श समाज, सभ्य समाज, अच्छा समाज कहलाएगा। तो चलिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितना भी आपको हिंदी का कहानी डालेंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए, थैंक यू।